हाय एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइए समझा जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग मैथ्स में किसको बोलते हैं। देखिए y इज इक्वल टू ए का पावर x, यही कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इक्वल टू ए का पावर x। अब इसको थोड़ा पहचानने का तरीका आप समझो। a इस जगह पर कांस्टेंट है और जो पावर में आपको x दिख रहा है वो वेरिएबल है, तो कहने का मतलब कुछ ऐसा हुआ। देखिए अच्छे से, y इक्वल टू कांस्टेंट है ना, a के जगह पे लिख रहा है कांस्टेंट, a के जगह पे कांस्टेंट, और x है ना उसके जगह पे लिख रहा है वेरिएबल। तो कभी भी आपको मैथ्स में कांस्टेंट का पावर वेरिएबल दिख जाए, आप इसको बोलना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आ गया समझ में लाइन क्या बोल रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। क्या है? कांस्टेंट पावर वेरिएबल। जैसे देखो एग्जांपल, अगर आपको हम बोले 2 का पावर x, y इक्वल टू 2 का पावर x, आप देख लो 2 कांस्टेंट है, x जो आपको दिख रहा है पावर में वो क्या है? वेरिएबल। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। समझ आ रहा है? जैसे ले लें हम लोग 10 का पावर x, है ना, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहचानने आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ खास बात, कुछ कंडीशंस आपको ध्यान रखना पड़ता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। देखो वो क्या है, हम लिख रहे हैं, समझिएगा। इस पर्टिकुलर जगह पर a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। a जो कि बेस में अभी वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। फिर a कभी 1 नहीं हो सकता। और एक और खास बात जो आपको x दिख रहा पावर में, उसके बारे में भी बात करें, x हमेशा r, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप x के जगह पर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस के बारे में अगर बात करें, a के बारे में अगर बात करें, a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, ठीक है। खास बात, a 1 नहीं हो सकता। और x कुछ भी आप ले सकते हो, x बिलोंग्स टू r। तो ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसके अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से आप लॉग में 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखते थे, उसी तरीके से आपको एक्सपोनेंशियल में भी याद रखना पड़ेगा, तभी आगे आपके ये काम आसान होने वाला है। यहां तक सब कुछ समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, वो है ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, जिस तरह से लॉग में भी हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस किए थे ना, उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल में भी ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। आपको याद होगा लॉग में आपको हम 2 नेचर वाला ग्राफ बताया, एक था इंक्रीजिंग, एक था डिक्रीजिंग। उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल का भी ग्राफ 2 अलग अलग नेचर को सपोर्ट करने वाला है। एक होगा आपके लिए इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। इसमें क्या बात करें, आइए आपको समझाएं हम। एक चीज जरूर ध्यान रखना, कांस्टेंट पावर में वेरिएबल, सबसे इंपॉर्टेंट पंच लाइन एक्सपोनेंशियल का यही है। आगे इसका यूज भी दिखाएंगे। चलिए फिलहाल अभी बात करें ग्राफ को लेकर। तो आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि जो ग्राफ होगा उसको आप 2 अलग अलग केस में बनाओ। एक बार आपका a का वैल्यू 1 से बड़ा, और एक बार आपको जो a लेना है वो 1 से क्या लेना है? छोटा। और किससे बड़ा? 0 से बड़ा। याद करो, आपको लॉग में भी कुछ ऐसा ही पढ़ाया गया था, याद है क्या? एकदम सेम उसी तरीके से यहाँ पे ले लिए। a 1 से बड़ा, a 1 से छोटा। ध्यान रखना 1 से छोटा मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं a का वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक है। अभी अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट लाइन, वो सुनिए। अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जो अपना ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो कैसा बनता है? देखो ग्राफ का नेचर हम बना रहे हैं, आपको ध्यान देना है। ग्राफ ऐसा बनता है, ये है अपना ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। कब? जब आपका a यानी कि जो बेस है वो 1 से बड़ा हो, जैसे 2, 3, 10 इस टाइप का। तो ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। इसके बारे में भी बात कर ले साथ ही साथ। देखिए क्या बनाया जा रहा है। चलिए इस बार जो अपना a है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब 0 और 1 के बीच अगर ग्राफ हुआ तो इस बार ऐसा बनेगा। ध्यान से समझिएगा, देखो ऐसा बन रहा, ठीक है ना। अब आइए आपको हम समझाएं, ध्यान से आप समझना जो लाइन आपको बोल रहे हैं। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसके बारे में लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको समझाए थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या था? तो इसका मतलब था कि अगर x का वैल्यू बढ़ा और y का वैल्यू भी बढ़ा, दोनों का नेचर सेम, x और y का नेचर सेम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। आप इस जगह पर ध्यान से देखो, अगर हम लोग x के बारे में बात करें तो अगर इधर से इधर मूव करते हैं, अगर हम लोग इधर मूव कर रहे हैं, x तो हमेशा ही बढ़ेगा। समझ आ रहा है? इस जगह पर ओरिजिन है, हम लोग बढ़ रहे हैं, x बढ़ रहा है। y के बारे में ध्यान दो, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ और देखो आपका y लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर मतलब y बढ़ता जा रहा है। लाइन समझ आ रहा है हम जो बोल रहे, फील कर पा रहे हो? x बढ़ा रहे हैं, y भी बढ़ रहा है। तो अगर x और y का नेचर सेम हुआ, दोनों ही बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान रखना। जिस तरह से आपको लॉग में बताए थे उसी तरीके से ये भी इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। अगर इसमें आ जाए, देखिए इधर से इधर मूव करेंगे, x तो बढ़ ही रहा है, x तो अपना बढ़ रहा है इधर से इधर। खास बात है y, देखो y शुरू में यहां था। शुरू का मतलब देखो, जब ये माइनस इंफिनिटी था और ये तो प्लस इंफिनिटी है। जब x आपका माइनस इंफिनिटी है, y देखो प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये देखो y का प्लस इंफिनिटी, इधर y का माइनस इंफिनिटी। ग्राफ पढ़ने तो आपको पहले ही सिखाया गया, ये सब चीज तो आपको आता है। देखना x के जगह पर अगर आप माइनस इंफिनिटी, अगर x आपका माइनस इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है तो y आपका सबसे टॉप में मतलब प्लस इंफिनिटी का अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे x हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y देखिए घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 इधर आ गया, है ना। इसका मतलब x तो बढ़ रहा है, y घट रहा है।
तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको भी एक बार लिख दें हम, डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए, ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके सामने रखा गया, पहला वाला इंक्रीजिंग, दूसरा वाला डिक्रीजिंग। एकदम लॉग से देखो मिल रहा है, वहां भी एक इंक्रीजिंग था, यहाँ भी एक डिक्रीजिंग है ना, एकदम सेम उसी टाइप का। अगर आपको ध्यान हो तो लॉग के अंदर अगर आपका बेस, वहां का जो बेस था अगर वो 1 से बड़ा होता था तो वहां भी इंक्रीजिंग नेचर का बनता था ग्राफ, याद है। उसी तरीके से देखो यहाँ भी अगर आप a का वैल्यू 1 से बड़ा लोगे, नेचर ग्राफ का इंक्रीजिंग बनेगा। अगर आपका a का वैल्यू 1 से छोटा, ग्राफ का नेचर डिक्रीजिंग बनेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, एकदम ध्यान से देखना। अगला ऑब्जर्वेशन क्या है, इस बार अगर आपको हम पूछे कि जो आपका ग्राफ है, जो आपको ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, आप उस पॉइंट को बताओ। देखो वाई एक्सिस दिख रहा है, ये वाई एक्सिस, इसको ग्राफ देखना इस जगह पे कट कर रहा है। आ गया समझ में। यहां पर आप देखो, यहां पे कट हो रहा है। अगर आपको लॉग वाला याद है तो वो एक्स एक्सिस को कट करता था, वो पॉइंट कैसे निकला था आपको हम फील कराए थे। एकदम सेम कॉन्सेप्ट आप यहां लगा दो तो देखना, समझना लाइन जो बोल रहा है। ये आपका ग्राफ का मतलब y का बात कर, देखो ग्राफ मतलब a का पावर x मतलब y। तो ये जो आपका ग्राफ है ये y एक्सिस को कट कर रहा है। अब लाइन सुनना, जिस पॉइंट पे आपका ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट पे x तो 0 होगा। कंफर्म है क्या बोलना चाह रहे, देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x तो 0 होगा ही होगा, श्योर है, और y कुछ ना कुछ होगा, बस वही निकालना है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें x तो पक्का 0 होगा, y बस कैलकुलेट करना है। समझ आ रहा है क्या पॉइंट बोल रहे हैं, y एक्सिस पे कहीं भी बात करेंगे x तो 0 ही होता है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन कि आखिर y क्या होगा, तो उसके लिए करना क्या है, x के जगह पे 0 रख दो। यहाँ पे देखो बहुत आसान है, डायरेक्ट समझना। x के जगह पे 0 रखेंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा 0, a कुछ भी हो पावर में 0 है, जल्दी बता दो आंसर। पावर में 0 होने के कारण y 1, इसका मतलब इस जगह पे 1 होगा। उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा 1। कुछ समझ आ रहा है लाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगला लाइन आपको इसमें ये समझ आना चाहिए कि 0,1 ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे अपना ग्राफ, ये जो अपना ग्राफ है ये y एक्सिस को कट कर रहा है। अगर आपको याद हो तो लॉग में ये जो पॉइंट था वो 1,0 आता था, क्योंकि वहां पर x एक्सिस में पॉइंट था ना। समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये तो हम लोग समझ लिए 0,1 कहां से आया। अब अगला लाइन देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी समझ आया, 0,1 भी समझ आया। अब इसके अंदर एक खास लाइन क्या है वो आप एकदम ध्यान से समझना। अभी आपसे हम बात करेंगे कंपैरिजन का। कंपैरिजन का मतलब क्या है आपको समझा रहे हैं। देखिए कंपेयर का मतलब आपको हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको पूछा जाए 2 का पावर x, 4 का पावर x, 5 का पावर x, अगर आप इन सबका ग्राफ एक जगह पर बनाते हो तो नेचर कैसा होने वाला है। अभी देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो उसके लिए क्या करें, पहले आपको हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करें ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखना ध्यान से, इस वाले सिचुएशन में आप ध्यान से देखो, a आपका क्या है 1 से बड़ा। हम एग्जांपल इस जगह पे लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। चलो यहाँ पे लिख, चलो इसी जगह पे देखो ध्यान से। एग्जांपल 2 का पावर x, समझ आ रहा है क्या लिखें, 2 का पावर x। ध्यान से देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ध्यान से देखो अच्छे से अगर लिखा जाए तो ऐसा लिख रहा है y इक्वल टू 2 का पावर x। आ रहा होगा समझ में। a का पावर x, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हमेशा क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो इस जगह पे y इक्वल टू 2 का पावर x, ये क्या बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सही है। खास बात हम 2 का पावर x क्यों लिए, इस बार देखो आप a जो है ना वो 1 से बड़ा है, a का मतलब जो बेस है 1 से बड़ा, देखो इसको 1 से बड़ा लिखे हैं तो हुआ ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इसी में आपसे हम पूछे y इज इक्वल टू, अगर लिख दे 7 का पावर x, तो सोच के बताओ है कि नहीं, बिल्कुल है। 7 का पावर x, 7 देख लो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आ रहा होगा समझ में। इसी में अगर ऐसा लिख दे y इज इक्वल टू e का पावर x, e का पावर x, ध्यान से देखिए ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जल्दी बता दो कैसे। e का वैल्यू आपको पढ़ा चुके हैं, क्या होता था 2.718। इसका मतलब e का वैल्यू भी तो 1 से बड़ा होता है, याद आ रहा है। यूलर्स नंबर का बात कर रहे हैं, ई यूलर्स नंबर। तो अब ध्यान से समझो, e का पावर x जो है वो क्या हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। अभी आप देखो अगर इस स्लॉट का बात करें तो इस स्लॉट में आपके सामने भी कुछ एग्जांपल्स रखे ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू, अगर इस बार हम लिखेंगे 2 है ना, 2 का पावर। अभी आप देखो क्या लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर डायरेक्ट में 2 लिखेंगे तो पावर में क्या करना पड़ेगा -x। आपको लग रहा होगा सर अब यहाँ भी 2 रखें, यहाँ भी 2 रखें। देखो ध्यान से देखो, पावर में क्या कर दिए -x। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको और बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। इसको मिटा के और बेसिक से अच्छे से लिखें। चलिए हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू, बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/2 का पावर x। इसमें तो पूरा फील आ रहा होगा। देखिए इधर 2 का पावर x लिखे थे, मतलब बेस 1 से बड़ा। इस बार बेस 1 से छोटा रखना है और 0 से बड़ा रखना है, मतलब 0 और 1 के बीच होना चाहिए, यही ना। 1/2 का वैल्यू 0.5, तो देखो 0.5 का पावर x हो गया ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
बस ध्यान दो 1/2 कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसका जो नेचर होगा वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बनेगा। ऐसा क्यों, तो बेस आप देखो 1 से छोटा है, 1/2। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ध्यान से समझना, दैट इज y इज इक्वल टू 2 का पावर -x। आगे आप समझ में, देखो इसको क्या लिखते हैं, x यहाँ पे लिखोगे ना 2 का पावर x, 1/2 का पावर x, समझ आ रहा है, इसको ऊपर लाएं 2 का पावर -x, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको अच्छे से समझ में, चलिए अगर ये समझ आए तो अगला एग्जांपल आप देखो, y इज इक्वल टू ऐसा लिख दिया जाए 7 का पावर -x। देख लो यहाँ था ना 7 का पावर x, वहां हो गया 7 का पावर -x। ये एक्चुअली में है क्या, तो ये ऐसा लिखना चाह रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 1/7 का पावर में x। आ गया समझ में, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका नेचर डिक्रीजिंग के जैसा होगा। चलिए यहां तक अगर समझ आया, एक और आप देख लो, y इज इक्वल टू e का पावर -x, देखो ये -x लिखा है, आ गया होगा समझ में। अगर e का पावर x होगा तो भी एक्सपोनेंशियल, e का पावर -x होगा तो भी एक्सपोनेंशियल, लेकिन इसका नेचर इंक्रीजिंग जैसा है और उसका नेचर डिक्रीजिंग के जैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं। e का पावर -x का मतलब 1/e का पावर x, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, और इस बार कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, दैट इज व्हाई ये डिक्रीजिंग है। यहां तक हर चीज आपको समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपसे हम पूछ ले कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन बताओ, रेंज बताओ, डोमेन का मतलब x का वैल्यू आपको बताना और रेंज का मतलब y का वैल्यू आपको बताना है, तो चलिए इस जगह पे हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखो, कुछ नोट करना है तो करो, इसको मिटा रहे हैं, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल मिटा रहे हैं, इसी जगह पे लिख रहे हैं, ठीक है, मिटा दे। अब समझिए क्या लिख रहे हैं, देखिए अगर आपसे डोमेन पूछे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और अगर आपसे रेंज पूछा जाए, तो देखिए डोमेन का मतलब x का वैल्यू क्या है और रेंज का मतलब y का वैल्यू क्या है। देखिएगा डोमेन मतलब x का वैल्यू देखो, यहां से लेकर यहां तक देखो, x ये है ना -∞, ये है +∞। ग्राफ में देखो कुछ भी दिख रहा है, सब कुछ है, कहीं आपका ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, हर जगह पर x का कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ही है। और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में लिखा हुआ x बिलोंग्स टू r, मतलब डोमेन में आप कुछ भी रख सकते हो, ध्यान दो, चाहे इसका बात करो चाहे इसका बात करो, देखो x -∞ से ∞ में x सब कुछ है, तो x बिलोंग्स टू r, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन r होता है, कुछ भी आप रख सकते हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सही यहाँ तक। अगला बात करेंगे हम लोग रेंज के ऊपर। देखिए ये भी बहुत आसान है, रेंज का मतलब आपको y का वैल्यू के ऊपर जजमेंट करना है। तो देखिए इस बार आप ग्राफ को देखो, पूरा फील आ जाएगा। ये जो आपको ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है, देखना ये एक्स एक्सिस के नीचे उतरा ही नहीं है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब समझ आया, अगर ग्राफ आपको नीचे वाला रीजन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं दिखेगा तो y कभी निगेटिव नहीं होगा। इस बार आपको ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। चाहे आप इसका एनालिसिस कर लो या आप इसका एनालिसिस कर लो, दोनों में ध्यान से देखो, आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या खास बात दिख रहा है, तो इस बार भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ है, यहाँ भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ है, तो ग्राफ में जो भी है वो हमेशा ऊपर है, इसका मतलब y हमेशा पॉजिटिव होगा। अब एक और खास बात ध्यान से समझिए, y का वैल्यू 0 कब आता है, y का वैल्यू 0 कब आता है, जब आपका ग्राफ x एक्सिस को कट करे, टच करे। लाइन क्या बोल रहे समझ आ रहा है। अगर आपका ग्राफ देखना, जैसे इसका बात कर लें, अगर आपका ग्राफ इस x एक्सिस को जाके अगर कट कर जाता, तो जिस पॉइंट पे कट करता उसी पॉइंट पे y क्या होता है, 0। आपको ये चीज पहले से पढ़ाया गया है, जैसे पढ़ते थे ना। मान लो ऐसा है, ये x एक्सिस है, तो देखो ये 2 पॉइंट पे ये अल्फा और बीटा, याद आ गया होगा सब कुछ क्या बोल रहे हैं। तो 2 पॉइंट पर आपका ग्राफ क्या हो रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट पर y क्या होता था, 0। इस वाले में खास बात क्या है, तो आपका ग्राफ x एक्सिस को कभी टच या कट नहीं करेगा। ये देखो इन्फिनिटी पे ना ग्राफ को अप्रोच कर रहा है, x एक्सिस को इन्फिनिटी पे ये अप्रोच कर रहा है, टच या कट नहीं करता है। समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अगर ये बात आपको समझ आया तो ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, वही सिचुएशन यहाँ पे देख लो, टच नहीं किया है ना, एकदम बस अप्रोच कर रहा है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा हो गया इस बार कि जो आपका y होगा क्या होगा, तो ऐसा 0 से इन्फिनिटी, 0 पर ओपन, इन्फिनिटी पर भी ओपन। 0 पे इन्फिनिटी डालने का रीजन क्या है, 0 पर इन्फिनिटी इसलिए हम लोग डाले हैं क्योंकि y इक्वल टू 0 कभी अचीव होगा ही नहीं, कभी एक्स एक्सिस को ये टच या कट नहीं कर रहा है, कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, सो y कभी 0 नहीं हो सकता। तो आपके सामने डोमेन भी रखा गया x बिलोंग्स टू r, रेंज रखा गया 0 से इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना समझ आया ना, तो एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहेंगे, पहले आप इतना फटाफट नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, कुछ तो मिटाना ही होगा, नोट कीजिए जल्दी जल्दी, मिटाएं। चलिए अब समझिएगा, अभी देखो आपके सामने हम क्या बोल रहे हैं, एक लाइन सुनना, 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, ये सारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सही है। अब ध्यान दो, ये सारा का सारा पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये लाइन क्या बोले समझा जाए, देखिए ध्यान से,
2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x डॉट डॉट डॉट। अगर इन सबके बारे में बात करें, देखो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, दिख रहा है। तो ये सारा अगर हम बात करें तो इन सारा आर क्या, आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। अब ये लाइन क्या लिखे समझ आ रहा है? देखो अभी आपको हम रेंज बताएं, रेंज क्या बताएं, 0 से इन्फिनिटी। रेंज हमेशा जो y है हमेशा 0 से बड़ा होगा, सही बात है। आप इस जगह पर देखो 2 का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो y इक्वल टू 2 का पावर x, इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा, हमेशा ही 0 से छोटा तो कभी आ नहीं सकता। तो ध्यान दो, इसलिए लिखा गया पॉजिटिव क्वांटिटीज। बात समझ आ गया। एक और खास बात, आपको पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में भी डिफरेंस समझाया गया है, याद है? कभी पढ़ाए थे, 11 में ही पढ़ाए हैं। पॉजिटिव वैल्यूज ध्यान से समझना ऑफ x, अगर आपको हम बोले कि पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है कि आपका x ग्रेटर देन 0 है, ठीक। एक लाइन और लिख दें इसमें, फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब क्या है, यहीं पे लिख दें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये दो लाइन आपको पहले पढ़ाया गया था, आपको समझ आना चाहिए। पहले इसको एक बार फिर से समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी क्वेश्चन में बोले ना पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव का मतलब जो 0 से बड़ा है वो पॉजिटिव होता है। तो कभी भी पॉजिटिव वैल्यू बोलेगा, आपका काम है x को 0 से बड़ा ले लेना, काम खत्म। अगर कभी बोलता है नॉन निगेटिव वैल्यूज ऑफ x, तो नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं है। अब सोचो जो निगेटिव नहीं है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए लिख दिए x ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ इक्वालिटी क्यों लगा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इक्वालिटी क्यों लगा है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिए। आपको बोला है नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो भी चीज नेगेटिव नहीं है वो आंसर में जाएगा, सही बात है। अब सोचो 0 के बारे में, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 0 नेगेटिव अगर नहीं है तो 0 आंसर में जाएगा ना, समझ आ रहा है। यहां बोला पॉजिटिव, देखो 0 पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए ग्रेटर देन 0। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। यहां बोला नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 तो नेगेटिव नहीं है ना, इसीलिए 0 को आंसर में ले लिया। कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कभी पॉजिटिव बोलेंगे खाली x ग्रेटर देन 0, नॉन नेगेटिव बोलेंगे तो 0 भी आंसर में ले लेना, बस यही था। अब समझिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम लिखे ना पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस दे रहे हैं यहाँ पर, समझिए। ये पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए, इनफैक्ट नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब क्या बोल रहे हैं आप समझिए। आपको बोले 2 का पावर x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ बोल दें -1, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल, 2 का पावर x इज इक्वल टू 0 और एक और 2 का पावर x इज इक्वल टू 2। ध्यान से एकदम समझिएगा क्या बोल रहे हैं। 2 का पावर x आपको पता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अभी आपको क्या बताएं, आर दिस आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, सही है। मतलब इसका वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। ग्राफ में भी अभी आप फील किए थे, x एक्सिस के हमेशा ऊपर था। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2 का पावर x पॉजिटिव और इधर में देखो क्या लिखा है नेगेटिव। सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता, नो सोल्यूशन। देखते ही बोलना है नो सोल्यूशन। इनफैक्ट इसका वैल्यू कभी 0 भी नहीं हो सकता है, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉन निगेटिव में इक्वालिटी होता है। यहाँ पे हम लिखे हैं पॉजिटिव, 2 का पावर x इक्वल टू 0। अभी आपको ग्राफ में दिखाया ना कि x एक्सिस को कभी कट नहीं कर रहा था, मतलब y कभी 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ जो y है ना, y इक्वल टू 2 का पावर x, ये कभी 0 नहीं होगा। आप खुद से सोचो, x का कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए पूरा चीज 0 हो जाए। तो ध्यान रखना, 2 का पावर x -1 कभी नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं हो सकता। अब ये वाला सोचो, 2 का पावर x पॉजिटिव है और ये 2 पॉजिटिव है, हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव के बराबर तो हो ही सकता है। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो देख लो, इधर क्या है पावर में 1, तो x का वैल्यू क्या होगा 1। आंसर लाना अभी अलग चीज होगी। अभी मेन जो टारगेट है, जो समझाना चाह रहे हैं उसको देखो। पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव 0 ये नहीं हो सकता। आपको यही मेन चीज यहाँ पर समझा रहे हैं कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये प्योरली पॉजिटिव क्वांटिटी है। बात समझ आ गया। देखो अगर आपको इतना समझ आया ना, तो जो आपको इनइक्वालिटी का भी सिखाया था ना, टाइप 4 याद है। इनइक्वालिटी में टाइप 4 में क्या सिखाएगा, अगर कोई चीज प्योरली पॉजिटिव है, आप उसको अपने इनइक्वालिटी से उड़ा दो और साइन चेंज मत करो। जिसको टाइप 4 याद होगा इनइक्वालिटी का, उसको सब समझ आ रहा होगा। नहीं याद है तो पहले आप टाइप 4 पढ़ो, समझ आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल भी दें ताकि और अच्छे समझ आए। 2 का पावर x इंटू x -1 इंटू x -2 मान लो लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको इसको सॉल्व करना, देखो ये वाला जो टर्म है ना 2 का पावर x, अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये कैसा है, प्योरली पॉजिटिव। टाइप 4 याद आ रहा है ना, इनइक्वालिटी टाइप 4 सब पढ़ा के रखे हैं। तो क्योंकि अभी आपको समझ आ गया 2 का पावर x का वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, प्योरली पॉजिटिव है, और आपको ये भी पता है कि प्योरली पॉजिटिव इनइक्वालिटी के आंसर पे कोई फर्क नहीं डालता है। इसको उड़ाओ इनइक्वालिटी से और साइन चेंज मत करो, मतलब x -1 इंटू x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ 1 यहाँ 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे क्लोज डाल देना। आपका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से 1, ठीक है, और फिर
2 से इन्फिनिटी, काम खत्म, आंसर आ गया। कितना आसान है। तो इस जगह पर ये क्वेश्चन आसान इसलिए बना कि आप इसको उड़ा दिए, अगर इसको ढोते रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, पुराना सब पढ़ा हुआ रहेगा ना तो बहुत ईजी होता है अप्लाई करना। तो जो भी पुराना चीज आपको पढ़ाया गया सब चीज याद होना चाहिए। चलिए फिलहाल यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया, हर चीज हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस देख लिए, डोमेन रेंज पे बात कर लिए, कुछ प्योरली पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटीज क्या है, सब कुछ पे बात हो चुका है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे कंपैरिजन का, जिसका बात अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। मिटाएं सब कुछ, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब इंपॉर्टेंट लाइन थोड़ा समझिएगा। आपको याद होगा एक टाइम पर कभी आपको हम ग्राफिकल एनालिसिस में कंपैरिजन सिखाए थे, याद है? जैसे x स्क्वायर x का पावर 4 सिखाया गया ना कभी। चलिए कुछ उसी टाइप का बात अभी आपके साथ करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपको हम बोले कि आप y इज इक्वल टू 2 का पावर x और आप y इज इक्वल टू 4 का पावर x, इन दोनों का आप ग्राफ बनाओ। देखो कितना आसान है ग्राफ बनाना, समझ लीजिए फटाफट। अगर हम बोले 2 का पावर x का आप ग्राफ बनाओ तो ध्यान देना 2 मतलब जो a है वो 1 से बड़ा है, ग्राफ का नेचर कैसा होगा? इंक्रीजिंग, बना दो इंक्रीजिंग, बन गया ग्राफ। यहाँ पे देखो 4 का पावर x, 4 भी जो है वो भी 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, बन गया ग्राफ इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों ग्राफ एक जैसा हो। देखो दिखने में एक जैसा है, नेचर सेम है, लेकिन अगर आप इन दोनों ग्राफ को एक जगह पर बनाओगे तब एक्चुअली में कॉन्सेप्ट फील आएगा कि किस जगह पर कैसा इंटरवल में कौन सा वैल्यू आता है। मतलब क्या बोल रहे हैं समझ के ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से समझना। इस बार हम लोग एक ही ग्राफ में इन दोनों को प्लॉट करेंगे, ठीक है? चलिए पहले किसी एक का बना लेते हैं, जिसका मन आप बना लो। मान लो 4 का पावर x का पहले बनाना चाहते हैं, चलिए बना ले हम। देखिएगा ये अपना हो गया 4 का पावर x। अब मान लो ये y इक्वल टू 4 का पावर x का ग्राफ है, ठीक है ना? अब अगला बनाएंगे, ध्यान से समझना, अगला ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट क्या होता है, जल्दी से बताओ। 0,1, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप एक चीज समझना, चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, दोनों ही क्या है? 0,1, ये भी 0,1। इसका मतलब कुछ समझ आया कि आपका ग्राफ 2 का पावर x हो, 4 का पावर x हो, या कोई भी पावर में x हो, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमेशा ही ये 0,1 से पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 2 का पावर x का ग्राफ अब हम लोग बनाएंगे उसको भी इसी पॉइंट से बनाएंगे, सही है? अभी अगर आपको पुराना वाला एनालिसिस जो आपको हम समझाए थे ना, x स्क्वायर और x का पावर 4 में, अगर वो आपको याद है तो वहां पर याद होगा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई एक बड़ा होता था तो दूसरे इंटरवल में कोई एक छोटा हो जाता था। अगर ये लाइन आपको समझ आ रहा है, जो कि पुराना अगर आपको याद है तो सब समझ आ रहा होगा, तो आपको यहां भी कुछ लगेगा वैसा कि सर इस जगह पर भी कुछ प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। मतलब क्या है समझिए ध्यान से। 2 का पावर x 4 का पावर x में आप ध्यान देना, अगर आपका x 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर आपका x 0 से बड़ा है तो ध्यान दो 2 का पावर x और 4 का पावर x में सोचो कौन बड़ा है। ध्यान से देख लो, 4 का पावर x बड़ा है। क्या बोल रहा है आपको, लाइन समझ आ रहा है? आप x का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी उठाओ, चलिए कुछ एग्जांपल के साथ हम क्लियर करें। जैसे आप मान लो x के जगह पे 1 ले लो, है ना, 0 से बड़ा, तो ये क्या आएगा 2 का पावर 1 और ये क्या आएगा 4 का पावर 1। ऑब्वियसली 4 बड़ा होगा, क्लियर हो रहा है? आप x के जगह पे 10 ले लो, 2 का पावर 10 4 का पावर 10, सिंपल बात है, 4 का पावर 10 बड़ा होगा। कुछ समझ आ रहा है बात? लेकिन अगर आपका x 1 से, या हम बात करें 0, अभी 0 हम लोग ले रहे हैं, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, ठीक है ना, जैसे -1 उठा लो, तो सोच के पहले ये बताओ बड़ा कौन छोटा कौन। इस बार उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 का पावर x 4 का पावर x में 2 का पावर x बड़ा निकलेगा। बहुत सिंपल बात है, देखो कैसे, समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं, समझिए। एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे -1, 2 का पावर -1 4 का पावर -1, कौन बड़ा है? तो इस बार 4 का पावर 1 बड़ा होता था, लेकिन इस बार तो उल्टा हो जाएगा ना। समझ आ रहा है ऐसा क्यों है? चलिए इसको भी एक बार समझा के देख लो आप। ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में लिखा है 1/2 और लिखा है 1/4, तो 1/2 ही बड़ा होगा ना 1/4 से। मतलब एकदम सिंपल है, समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो 4 का पावर x 2 का पावर x में अगर आप सोचोगे कि 4 का पावर x हमेशा बड़ा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका x किस इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर x आपका पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, मतलब अगर इस रीजन में आपका x है ना, यहाँ पर x 0 है, इधर प्लस इंफिनिटी, अगर आप 0 से बड़ा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी रखोगे, हमेशा 4 का पावर x बड़ा होगा। और अगर आप माइनस इंफिनिटी से 0, मतलब 0 से छोटा कुछ भी रखोगे, हमेशा 2 का पावर x बड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी एनालिसिस को आपको अपने ग्राफ में प्लॉट कर देना है। किस तरीके से करना है एकदम आराम से समझिएगा। देखो एक चीज तो कंफर्म है कि अपना ग्राफ यहां से क्रॉस करेगा, ठीक है।
अब 0 से इंफिनिटी में रखना किसको बड़ा है, 4 का पावर x को, और अभी हम 4 का पावर x ही बना के रखे हैं। इसका मतलब जो 2 का पावर x बनेगा वो इसके नीचे होना चाहिए। आपको समझा चुके हैं, ग्राफ में जो ऊपर होता है उसका y बड़ा होता है, और ग्राफ में जो नीचे होता है वो एक्चुअली में छोटा y का वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो देखिए इस जगह से आएगा और इस बार कुछ समझना ऐसा होगा, ऐसा समझ आ रहा है क्या, देखो नीचे नीचे बना है, ठीक है ना। और अगर बात करें अभी देखो और अच्छे से थोड़ा सा हम लोग बनाएंगे, पहले थोड़ा सा एक प्लॉटिंग कर लिया जाए। अभी आप ऐसे समझो कि इस बार अगर हम लोग बात करें कि 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए बात करें तो समझिएगा 0 से छोटा में आपको क्या लग रहा है, कौन बड़ा है, तो 2 का पावर x बड़ा है, ठीक है ना। और 2 का पावर x का ग्राफ हम लोग को बनाना है। अभी 4 का पावर x बना है, 2 का पावर x का ग्राफ बनाना है। तो देखिए इसके ऊपर बनाएंगे, अभी जो बना है वो 4 का पावर x है, बनाना 2 का पावर x, और 2 का पावर x बड़ा है ना इस रीजन में। तो देखो कैसे बना रहे, इसके ऊपर बनाएंगे, तो थोड़ा ऊपर लेके आएंगे और यहां से क्रॉस कराना है ना, तो लेके आए, देखो इस जगह पे आया और उसके बाद इधर से चला गया नीचे से। समझ आ रहा है कैसे हुआ है, देखना कहीं वर्टेक्स कहीं नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको बनाना पड़ेगा एकदम आराम से। इसको थोड़ा सा नीचे से लेकर आए हम लोग, जो ब्लू वाला था, समझिए इसको ऐसे लेकर आए, ठीक है, ब्लू वाला चला गया। अभी आपको रेड के लिए क्या करना है, इधर वाला हिस्सा तो आपको समझ आ गया है, तो देखना एक साथ बना रहे हैं, आपको बस इसको ऊपर लेके आना है और इसके नीचे से पार कर देना है। मतलब कुछ ऐसा बात करें, ऐसा लेके आओ, ऐसा लेके आओ, देखो ऐसे पार कर दो, देखो कितना आसान है। आ गया क्या समझ में, ध्यान रखना कहीं वर्टेक्स नहीं आना चाहिए। अब ये वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, तो अगर वर्टेक्स आ गया ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब ये लाइन क्या बोलती है, जब आपको चैप्टर आगे पढ़ाया जाएगा ना 12 में डिफरेंशिएबिलिटी, तो सब समझ आएगा। अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखो नेचर ऐसा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कहीं वर्टेक्स नहीं है, तो ये नेचर आपको मेंटेन करना। अभी हम लोग हाथ से बना रहे हैं तो प्रॉपर नहीं बन पाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, वर्टेक्स कहीं नहीं दिखना चाहिए। बात समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक बार फिर से लिखेंगे, पॉइंट मिट गया है। अब देखो ये पॉइंट क्या था, तो ये पॉइंट नीचे लिख रहे हैं 0,1, 0,1 से देख लो दोनों पार हो रहा है। अभी फिर से यहाँ पे लिखें कि ये वाला जो ग्राफ बना है ना, ये 2 का पावर x है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो 4 का पावर x पे आप ध्यान दो, 0 से इंफिनिटी में 4 का पावर x को ऊपर बनाया है, 2 का पावर x को नीचे बनाया है, ठीक है। फिर 0 से छोटा में आपको ये जो दिख रहा है, ये ऊपर जो दिख रहा है वो किसका ग्राफ है, 2 का पावर x, और जो नीचे दिख रहा है वो किसका है, 4 का पावर x। क्लियर पूरा एकदम अच्छे से। तो चलिए ये आपको कंपैरिजन भी समझ आ गया, जो 2 का पावर x 4 का पावर x में था। ऐसा ही आप कोई भी दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उठाओ, कंपैरिजन बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला कॉपी में आप हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज, मिटाएं सारा। देखो आपको याद होगा लॉग के अंदर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाए थे आपको हम, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी हम लोग को देखना है एक्सपोनेंशियल में, जो कि लॉग के कंपैरिजन में बहुत आसान होता है। लॉग में तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ा था, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चंस भी किए थे। एक्सपोनेंशियल अगर आप लॉग अच्छे से समझे हो ना, देखो एक्सपोनेंशियल आपको तुरंत समझ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, हेडिंग का डालना था आपको प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या लिख रहे हैं प्रॉपर्टी में, समझना a का पावर x और इधर लिख रहे हैं a का पावर y, है ना, a का पावर x, a का पावर y, दोनों ही तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मान लो इधर ग्रेटर देन इक्वल टू है बीच में, ठीक है। अब आप सोचो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, मैं x और y का बात कर रहा है, x और y में आपको कंपेयर करना है, a और a तो दोनों में सेम है, तो x और y में क्या रिलेशन होगा, देखिए x और y में कौन बड़ा कौन छोटा। तो लाइन अच्छे से सुन लो, जो लॉग में पढ़ाए थे डायरेक्ट वही लाइन रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि लॉग में बहुत मेहनत करके आपको सब कुछ समझाया गया है, तो उम्मीद आपको सब कुछ याद होगा। तो लाइन सुनो, फटाफट रिलेट कर लेना। लॉग में आपको हम बताए थे कि अगर बेस आपका 1 से बड़ा है, यहाँ एक बार लिख भी दें, अगर बेस आपका 1 से बड़ा है, और एक और सिचुएशन बेस 1 से छोटा, छोटा का मतलब 0 से बड़ा भी होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते थे, और बेस 1 से अगर छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते थे। यही था ना, एकदम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। क्यों, तो देखो यहाँ भी तो ग्राफ वैसा ही बन रहा है, एक बार इंक्रीजिंग नेचर एक बार डिक्रीजिंग नेचर है, वहां भी तो वही कुछ था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इसमें क्या अंतर है सब कुछ समझा चुके हैं आपको हम पिछले क्लास में। तो डायरेक्ट मेन काम पर आ रहे हैं हम। देखो a का पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू a का पावर y, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ध्यान रखना साइन चेंज नहीं किए, कब ऐसा, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, ठीक है। अगर a का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, नीचे वाले का बात कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, समझिए अच्छे से, x लेस देन इक्वल टू y कर देना, साइन को चेंज कर देना। ग्रेटर देन इक्वल टू है, अब इसको बना दो लेस देन इक्वल टू, काम खत्म। सिर्फ इतना ही काम है, बहुत ज्यादा आसान है। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आएगा, सर आप लॉग में सिखाए थे कि ये तो ठीक है हम लोग समझ गए थे, लेकिन लॉग में आप एक्स्ट्रा पॉइंट क्या समझाए थे सर, कि नंबर को बचाना पड़ता है, मतलब अलग से ग्रेटर देन 0 करते थे, याद है, अलग से ग्रेटर देन 0 करते थे। अब लाइन सुनो, इस जगह पर आपको अलग से ग्रेटर देन 0 करने का कोई जरूरत नहीं है,
सोचो क्यों, जल्दी से सोचो, देखो रीजन क्या है। अभी थोड़ी देर पहले आपको हम समझाए ना, इस जगह पे जो x होता है वो क्या होता है, r। कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी। जबकि लॉग में क्या होता था, जो लॉग का नंबर था वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ता था लॉग में कि कुछ भी हो जाए लॉग का नंबर 0 से बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन इस जगह पर x और y क्या है, देखो पावर में, और पावर आपको पता है ना, कुछ भी x बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अलग से ग्रेटर देन 0 करने का कोई मतलब नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं करना है, कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, x बिलोंग्स टू r है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, आप इसको अच्छे से नोट करो कॉपी में। अब इसी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखाएं, इसका एप्लीकेशन समझाएं। पहले आप इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। चलिए आप देखो, आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे हैं, पहले आप दोनों को अच्छे से अटेम्प्ट लो, बढ़िया से देखो आंसर क्या आता है। बहुत आसान है बनाना, लॉग अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस किए हो ना तो तुरंत बन जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए अटेम्प्ट लेने के बाद पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिए। इस बार एक्सपोनेंशियल अगर आपको चाहिए तो इधर 3 है तो इधर भी 3 आपको बनाना पड़ेगा। अभी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ाए ना, a का पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू a का पावर y, ध्यान रखना दोनों में a सेम था, सही है। इस बार आप सेम बना सकते हो, समझ आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर माइनस 2, और पावर में क्या चला जाएगा, जो था उसको लिखा जाए, क्या है 6 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप पे आप ध्यान दो, 3 का पावर x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 3, अब समझिएगा माइनस 2 इंटू 6 बन गया माइनस 12, माइनस माइनस प्लस लिख दो 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे, समझ आ रहा होगा। अभी क्या करना है आप उसको देखो, यहाँ पर 3 यहाँ पे 3, कांस्टेंट पावर में वेरिएबल, कांस्टेंट पावर में वेरिएबल, पूरा फील आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। खास बात ये दोनों सेम है, सेम का मतलब जो प्रॉपर्टी पढ़ाएं वो लगेगा, अगर सेम नहीं होगा तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। अगर आप बढ़िया से अटेम्प्ट लिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख गया होगा, देखो 3 और 5, समझ आ रहा है, पैटर्न अलग अलग लिए हैं, क्वेश्चन 2 है, दोनों का पैटर्न अलग है। इस बार देखो बेस अलग अलग है, तो बेस अलग होगा, क्या करते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फिलहाल बेस सेम है, बिल्कुल आप प्रॉपर्टी लगाओ, बेधड़क लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझिएगा करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इधर है माइनस 12 प्लस 2x स्क्वायर, लिख दिए दोनों का पावर को, ठीक है ना, x और y की जगह पे जो था लिख दिए। अब समझना यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, और क्योंकि आपका बेस 1 से बड़ा है तो आपका ये जो साइन है उसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग, मतलब लेस देन इक्वल टू ही होगा इस बार भी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद का काम बहुत आसान है, खाली सॉल्व करना। देखिए इधर एक्स स्क्वायर इधर 2x स्क्वायर, इसको इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर लिखे हम माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखो माइनस 4 इसको इधर लेके आओ, 12 माइनस 4 क्या होगा, लिख दें प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला लाइन समझिएगा, कोएफिशिएंट नेगेटिव एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव बनाया जाए, दोनों साइड आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8, सही, ये क्या बन गया, साइन चेंज कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप 8 को लिख दो 2√2 का होल स्क्वायर, समझ आ गया होगा। तो इसको हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, समझिएगा x प्लस 2√2 a प्लस बी, और इनटू में क्या होगा a माइनस बी, क्लियर सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सही ना। आगे आप समझो, इसके बाद का स्टेप तो बहुत सिंपल आपको आता है। देखिए इस जगह से आएगा माइनस 2√2 और इस जगह से आएगा 2√2, आप प्लस माइनस प्लस करोगे, खास बात क्या है, दोनों ही जगह पर क्लोज, फिर से रिपीट करें हम, क्लोज बॉल कभी ओपन बॉल क्यों रखते हैं, इनइक्वालिटी आपको आना चाहिए। आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव उठाओ, ये और ये आंसर में जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहां, तो माइनस 2√2, सही है, यूनियन 2√2 से कहां, इंफिनिटी, सब सही ना यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए, अगर ऐसा आंसर आया बहुत अच्छा बात है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फटाफट नोट कीजिए तो जल्दी से, मिटा दें पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 बहुत अच्छा था, है ना, देखिए क्या अच्छा था। क्वेश्चन 2 क्यों अच्छा है, इसलिए अच्छा है ना कि इस बार बेस देखो अलग अलग है, और इस बार बहुत बच्चे को तकलीफ हुआ होगा इसको बनाने में, सर बेस अलग है, प्रॉपर्टी तो बन नहीं रहा, प्रॉपर्टी लग नहीं रहा, तो सर कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, देखो कैसे बनाएंगे, आप समझा रहे आपको, ध्यान से देखिएगा। लिखा कुछ ऐसा है, 3 का पावर x माइनस 4 और फिर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का पावर 6 माइनस एक्स, लिखिए क्वेश्चन। चलो इसको मिटाएं, से कोई काम नहीं है। अब समझिए क्या समझा रहे हैं आपको इस क्वेश्चन में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आपका बेस सेम नहीं है, एक जगह पे 3 एक जगह पे 5, तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी को नहीं लगा सकते, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, लाइन को बहुत अच्छे से सुनना, जब भी आप ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस जाओगे, सिर्फ एक चीज आपको बचाएगा, उसका नाम है लॉग, जो आपको हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देखो क्या है समझना, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आए तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लग रहा है, आप लगाओ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल में आप फंस गए तो सबसे पहले लॉग के बारे में सोचना,
सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉग। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में यही आपको बचाएगा। कहने का मतलब क्या है, दोनों साइड आपको लॉग लेना पड़ेगा। दोनों साइड आप लॉग लो। देखो काम कितना आसान है, देखना कैसे ले रहे हैं। लॉग इधर भी देखो, पहले भी हम लोग लॉग ले चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए लॉग ले रहे हैं, ये क्या होगा 3 का पावर x माइनस 4, ठीक है ना। ब्रैकेट अच्छे से दें। इधर क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग, इधर क्या है 5 पावर में 6 माइनस x हो गया। अब समझिएगा, आपको पता है लॉग का दो इंपॉर्टेंट हिस्सा, नंबर और बेस। इस बार आपको लॉग का नंबर तो मिल गया, अब जैसे दोनों साइड लॉग लिए तो लॉग का, इस लॉग का ये नंबर है और इस लॉग का ये नंबर। नंबर तो आपको फ्री फोकट का यहाँ मिल गया, लेकिन बेस आपके पास नहीं है। और बेस में हम पहले भी इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं, आप बेस अपने मन से नहीं ले सकते। आप लॉग खुद से लिए हो तो बेस भी खुद से लेना पड़ेगा। और खुद का मतलब कुछ भी नहीं ले लेना, प्रॉपर एकदम स्ट्रेटेजी के साथ लेना है। क्या समझिए, यहां पर देखो 3 है, यहां पर देखो 5 है, तो 3 या 5 में से ही कुछ बेस में लो। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी होगा। क्या बोलना चाह रहे देखो, अभी आपको समझ आ जाएगा। बेस में मान लो 3 ले लो या 5, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों साइड ले लो। अभी फिलहाल हम लोग 3 लेनी है, आंसर वही आएगा दोनों से। समझना ध्यान से अभी क्या बता रहे हैं। अगर बेस में दोनों साइड 3 लिए हैं तो उससे सबसे बड़ा फायदा देखो, ये 3 के पावर में x माइनस 4 है ना। बहुत किसी को समझ आ गया होगा, ये पावर बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला पावर भी बाहर आएगा। बोलो सही है। तो जैसे ही ये पावर बाहर आएगा तो आप लिखोगे x माइनस 4। अब आप समझ गए, log 3 बेस में 3 1 होता है, उसको नहीं लिख रहे हैं। तो देखो एक log को सॉल्व करने से तो बच गया ना, अब खाली इस log को सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर आप 3 और 5 के अलावा कुछ और लेते ना बेस में, तो आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ता, इस log को भी सॉल्व करना पड़ता। तो क्या फायदा, टाइम बचाना भी तो है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बेस में 3 रखते हैं। तो log 3 1 हो गया, x माइनस 4 आ गया। अब इधर समझिए, ये 6 माइनस x बाहर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, log बेस में 3 और इधर 5। देखो अब क्वेश्चन आसान लगने लगेगा आपको, अब यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो मेन इस क्वेश्चन का पंच लाइन क्या था, लॉग दोनों साइड लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि बेस दोनों में अलग अलग है। ठीक है, चलिए अगला लाइन पे बढ़े। इधर अपना है x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको इसके साथ, तो 6 लॉग इधर 5 और इधर 3, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े हम लोग, माइनस ऑफ, देखना क्या लिखा है, लॉग बेस में 3 और इधर 5 है। समझ आ रहा होगा हर चीज आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ रहे आप समझिएगा, देखो इधर x का टर्म, यहाँ भी x का टर्म है, दोनों को एक साइड आप लॉग, तो x ये इधर आएगा प्लस हो गया, x log 5 और बेस में 3 है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको पहले लिख लें 6 log 5 और इधर 3, कोई दिक्कत नहीं। 4 को इधर भेज रहे हैं प्लस 4। यहाँ तक तो सब समझ आ रहा होगा। अभी देखिए x निकालने के लिए, अब इसके बाद क्या करना है ना, तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो ऑप्शन, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑप्शंस रहता है ना, उस हिसाब से इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है। क्या बोल रहे, देखिए अभी थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं, अच्छे से लाइन को समझना। इन दोनों में सबसे पहले x आप कॉमन ले लो, x जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ पे आएगा 1, देखो 1 और यहाँ क्या बचेगा प्लस log बेस में 3 और इधर है 5। समझ आ रहा होगा, इधर आप आ जाइए ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी समझना इधर क्या कर रहे हैं, देखिए इस 6 को ना 5 के पावर में भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं समझ आ रहा है, देखो पावर बाहर आता है तो जब अंदर लेके जाएंगे तो वापस से पावर के पास चला जाएगा। मतलब अच्छा ये 3 जो है ध्यान से देना, ऊपर थोड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस 6 को यहाँ पे भेज रहे हैं, समझ आ गया ना, अंदर भेजेंगे तो 5 के पावर में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, log बेस में 3 5 का पावर 6। क्लियर हो गया। 4 को log के टर्म में लिख रहे हैं, log के टर्म में लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, प्लस log, यहाँ बेस 3 है ना, यहाँ भी 3 लिखो, यहाँ भी 3 लिखो। जल्दी से पहले इसका वैल्यू कैलकुलेट करो तो 1 होगा। यहाँ पे क्या लिखा है 4, क्या कर रहे हैं समझिए, इसके पावर में 4 चिपका दे रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, आप 4 को बाहर लाओगे तो log 3 बेस में 3 1 बन जाएगा, 4 into 1 4 ही रह गया। कॉन्सेप्ट समझ आया। तो सर ऐसा क्यों किया, क्या फायदा हुआ, यहाँ भी log यहाँ भी log, बेस में यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, बेस सेम कर दिए, इससे क्या फायदा हुआ, log x प्लस log y। फिर आ रहा है log x प्लस log y, क्या होता है log xy। तो 2 log एक जगह कन्वर्ट हो गया, मतलब इस 4 को इसी में समेट दिए हम लोग। ये सब मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे, वही काम ना इस जगह भी करो ताकि इसको भी इसमें समेट दें हम लोग। काम क्या है समझिएगा, x इसको ऐसा लिखते हैं log बेस में क्या, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 ही लेना पड़ेगा, तभी तो समझाएगा ना। अभी देखिए यहाँ 1 चाहिए, यहाँ भी आप 3 लिख दो, आ गया ना 1, प्लस log बेस में 3 इधर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको करें log x प्लस log y, क्या होगा बताना, log बेस में तो 3 रह जाएगा, x इंटू वाई, x है अपना 5 का पावर 6, y है अपना 3 का पावर 4।
ठीक है। देखो बहुत बार ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑप्शन भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, सॉल्व भी नहीं किया रहता है, ऐसा ही रहता है 5 का पावर 6 3 का पावर 4। अगर सॉल्व करके लिखा है अभी कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है, वो तो बेसिक सा चीज आपको आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट लाइन की तरफ। ठीक है, x इंटू समझना log x प्लस log y, फिर आ रहा है log x प्लस log y। देखो बेस में 3 3 है तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग log बेस में देखिए 3 है, x इंटू वाई 3 इंटू 5, पॉइंट नहीं है इंटू लिखना चाह रहे हैं, समझना अच्छे से, पॉइंट नहीं है इंटू है, ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस में 3 5 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 4। अब तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया होगा, बहुत आसान। देखो आपको x चाहिए ना, तो लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कांस्टेंट है, हटाओ मतलब नीचे फेंको उधर, तो क्या होगा log बेस में 3 5 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई log बेस में 3, और ये क्या है 3 इंटू 5 मतलब 15 है एक्चुअली में। डायरेक्ट लिखते क्या 15, चलिए लिख देते हैं 15, ये तो आसान है, कैलकुलेशन कर लिया जाए। यहां तक समझ आया? देखो आपका ये आपके हिसाब से फाइनल आंसर हो गया, लेकिन आपको ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है लाइन क्या बोल रहे? देखो सब कुछ सही है, आंसर भी सही है, लेकिन आपको ये ऑप्शन में हो सकता है कि ना दिखे, क्योंकि इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा, हल्का सा और सॉल्व करना होगा। तो पहले तो आप इसको नोट करो, मिटाने वाले हैं, जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, तो इतना मिटाएं। अब इसके आगे का स्टेप आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए इसका आगे का स्टेप क्या कर रहे हैं, पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद दिला रहे हैं, आप उस प्रॉपर्टी को देखो फिर आपको समझ आएगा। देखना आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे हम लॉग में, log x बेस में 1, इसको हम लोग लिखते हैं log x और डिवाइडेड बाई log a। याद आ गया होगा प्रॉपर्टी। और आपको हम बोले थे कि आप ऊपर नीचे बेस में कुछ भी रख सकते हो, जिस चीज का आपको क्वेश्चन में जरूरत है आप उस हिसाब से बेस रख लेना। अभी आप देखो ऊपर नीचे बेस में 3 है, हम लोग भी तो बेस में 3 रख सकते हैं ना। प्रॉपर्टी याद आ गया, हम क्या बोले थे, log x बेस में को लिख सकते हैं log x बाई log a, और बेस ऊपर नीचे सेम 3 3, इसको क्या बोलते थे जल्दी से बताओ, याद आया? बीसीटी। बीसीटी मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम, पूरा नाम नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, समझ आ गया ना, ये तो सिखाया था बेस चेंजिंग थ्योरम में। चलिए अब इंपॉर्टेंट लाइन आगे डिस्कस करें, ध्यान से समझना। इसी चीज को इसमें फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पहले आपको ये समझा दे ताकि उसमें दिक्कत ना है। देखो ध्यान से, इस पे देखना, न्यूमरेटर में एक लॉग है, डिनोमिनेटर में एक लॉग है, ठीक है, और इधर एलएचएस में एक लॉग है, इधर 2 लॉग इधर 1 लॉग, यहां भी देखो 1 लॉग 2 लॉग, ऊपर नीचे 2 लॉग है, मतलब ये वाला जो चीज है ना ये आरएचएस से मिलता जुलता है। फिर आ रहा है एक खास बात, ऊपर बेस में 3 नीचे बेस में 3, ऊपर बेस में 3 नीचे बेस में 3। अगर ऐसा है तो इन दोनों को समेट के आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब दोनों के बदले आप 1 लॉग लिख सकते हो। देखना वही काम कर रही है, इधर x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लॉग के बदले 1 लॉग, 2 लॉग के बदले 2 लॉग के बदले 1 लॉग, ठीक है। बेस में यहाँ पे क्या है 3 3, यहाँ बेस में देखो a आ गया, यही खास मतलब समझना है आपको। देखिए इस लॉग का नंबर में क्या है x, ये कहां से आया, जो इधर न्यूमरेटर में था ना वही यहां है, देखो फिल आ रहा है। इधर न्यूमरेटर में क्या है 5 का पावर 6 3 का पावर 4, लिखो इसको 5 का पावर 6 3 का पावर 4 लिख दिए। और इस लॉग का बेस में क्या है, तो जो नीचे वाला लॉग का नंबर था वही आपका यहाँ बेस में है। इस बार इस लॉग का नंबर क्या है 15, तो ये 15 कहां चला जाएगा जल्दी बोलो, इस लॉग का बेस में। ये है आपका फाइनल आंसर। आ गया समझ में? तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यही करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज कर रहे हैं, बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा दिया, समझ आ जाना चाहिए था। तो अभी जो भी आपको समझाएंगे क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ आया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ कंपैरिजन दिखाया, डोमेन रेंज से लेकर सब कुछ आपको समझ आया, कुछ बेसिक एप्लीकेशन भी आपको क्वेश्चन में समझ आया। ध्यान से समझिएगा लाइन। देखो अगर आपको लॉगरिथमिक आता है तभी आपसे एक्सपोनेंशियल बनेगा, सिंपल लाइन है। अगर आपको लॉगरिथमिक नहीं आता है तो एक्सपोनेंशियल भी नहीं बनेगा, इसीलिए लॉग के ऊपर बहुत मेहनत किया हम लोग। आपको हर चीज लॉग में समझाया गया कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हैंडल कैसे करना, अलग अलग टाइप का प्रोफाइल पढ़ाए थे। अगर लॉग बढ़िया से समझ आए ना तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन उठा लो सब बन जाता है। क्यों? क्योंकि नाम का एक्सपोनेंशियल है, बढ़िया क्वेश्चन आएगा घूम फिर के लॉग से ही बनता है। देखो जैसे इस बार नाम का एक्सपोनेंशियल था, लॉग तो लेना ही पड़ा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां तक आप अच्छे से नोट कीजिए पहले, फटाफट इसको रिवाइज कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।